Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I am going to talk about the kinematics and the kinetics of the posture. तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी है। क्या होता है ना कि कई बार जैसे आज मैं पोस्चर के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ 2-3 दिन के बाद मैंने किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दिया। तो इस तरह से ऐसा खिचड़ी ना हो जाए ना, इसलिए मैंने ना प्लेलिस्ट बना रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ो जिसमें कि मैं आपको कहूं कि हाँ ये सीरीज, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो मैं उन सारे वीडियोस का ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा हूं। जैसे कि पोस्चर के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले मैंने पोस्चर के बारे में 2-3 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, तो आप पहले उसको उस ऑर्डर में देखो, और प्लेलिस्ट में ना मैं इसी कारण से ही जितने भी वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है ना, सभी को एक ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए कि पहला वीडियो कौन है और दूसरा वीडियो कौन है। इसीलिए एक छोटा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, और उसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखता है। ठीक है, तो चलो देखो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। सो काइनेमेटिक्स इट इज ऑल अबाउट मूवमेंट्स, राइट। सो अगर मूवमेंट है तो इसका मतलब है कि पोस्चर स्टैटिक तो होगा नहीं, यानी कि रुका हुआ होगा नहीं, पोस्चर डायनेमिक होगा, राइट। तो डायनेमिक पोस्चर को हम लोग गेट में पढ़ते हैं, राइट। तो हम लोग पोस्चर में काइनेमेटिक्स की बात नहीं करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पोस्चर में किसकी बात होगी सिर्फ, तो पोस्चर में सिर्फ काइनेटिक्स के बारे में बात होगा। ठीक है, अभी देखो सबसे पहला जो वीडियो था ना मेरा, उसी में मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि पोस्चर का दो टाइप होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक का एग्जांपल है आपका स्टैंडिंग, सिटिंग, ये सारे। ठीक है, और डायनेमिक का आपका एग्जांपल है वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सारी चीज। ठीक है, तो डायनेमिक का चूंकि मतलब ही हो गया कि वहां पे मूवमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग उसको गेट में पढ़ते हैं। लेकिन जो स्टैटिक का मतलब है कि वहां पे मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको पोस्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहां पे एक बात आ गया कि काइनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स तो हम लोगों ने समझ लिया कि चलो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट्स। नाउ व्हाट इज काइनेटिक्स। ठीक है, सो इन काइनेटिक्स इट इज ऑल अबाउट द फोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी को एज अ प्राइम एग्जांपल अगर हम लोग माने, तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस और एक होता है हमारा इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हुआ, तो बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहा है उसको हम लोग कह देते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि इनर्शिया, ग्रेविटी, या फिर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। और इंटरनल फोर्स फिर क्या हो गया, तो बेसिकली जो बॉडी के अंदर से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, जैसे कि मसल एक्टिविटी कोई भी होता है तो, या फिर पैसिव टेंशन इन दी लिगामेंट्स, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इंटरनल फोर्सेस। अब चूंकि हम लोग काइनेटिक्स के बारे में ही डिटेल में बात करने वाले हैं, तो हम लोग इन सारे फोर्सेस को एक एक करके देखेंगे, राइट। बट उसके पहले एक छोटा सा आपका एक समरी है, एक पॉइंट है, एक नोट है, उसको समझो। तो देखो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, और वो आपको वीडियो मिलेगा एक्सरसाइज थेरेपी वाले प्लेलिस्ट में। हालांकि पोस्चर में भी मैंने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करा है इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना पोस्चर कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो ये इन सारी चीजों को मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा, या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग एग्जांपल समझ लें थोड़ा। तो क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है हमारा कोई एक बॉडी, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब निकला कि उस बॉडी पे जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहा है ना, वो उसका जो सम है वो जीरो होगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हुआ या इंटरनल फोर्स ज्यादा हुआ, दोनों में से कुछ भी एक चीज ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये तो हुआ एक पॉइंट। ठीक है, सो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस and torque acting on the body and its segments must be equal to zero for the body to be in equilibrium। सेम पॉइंट अंग्रेजी में। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय कीपिंग बॉडी सेंटर ऑफ मास ओवर द बेस ऑफ सपोर्ट एंड प्रॉपरली ओरिएंटेड हेड। इसको मैंने ऑलरेडी इस लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पिछले वीडियो में तो बता रखा है, फिर भी एक बार हम लोग एज अ रिवीजन के तौर पे इसको देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है
कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं एक यहाँ पे एक क्यूट सा आदमी बनाया जाए, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, राइट। और चूंकि इस पाँव के बीच का जो गैप है ये हो गया हमारा बेस ऑफ सपोर्ट। अब क्या होता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास जब तक बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है तब तक तो बॉडी स्टेबल माना जाएगा। जैसे ही ये सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चला गया, अब जैसे कि मान लीजिए आदमी आगे की तरफ झुक रहा है, राइट। अब अगर आदमी आगे की तरफ झुकेगा तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। अब शिफ्ट करते करते अगर वो इतना पहुंच जाए कि वो बेस ऑफ सपोर्ट के भी बाहर चला जाए तो आदमी क्या होगा, आगे की तरफ गिर जाएगा, राइट। ठीक इसी तरह से अगर सेंटर ऑफ मास पीछे की ओर शिफ्ट हो जाए, यानी कि आदमी अगर पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि जो अगर जैसे ही बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चला गया सेंटर ऑफ मास, तो बॉडी पीछे की तरफ गिर जाएगा, यानी कि वापस से अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सेंटर ऑफ मास और बेस ऑफ सपोर्ट के। सो स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय कीपिंग बॉडीज सेंटर ऑफ मास ओवर द बेस ऑफ सपोर्ट। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। एंड प्रॉपरली ओरिएंटेड हेड। अब आपका हेड जो होता है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए, राइट, एक तरफ शिफ्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। ठीक है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, एक्सटर्नल फोर्सेस में तीन फोर्सेस आ रहे थे, इनर्शिया, ग्रेविटी एंड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है। और इंटरनल में ये दो हमारा आ रहा था। तो हम लोग उसको एक एक करके डील करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा इनर्शिया, फिर आता है हमारा ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस। ठीक है। तो देखो, इन इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, यानी कि जब हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल जो है मैं ह्यूमन वाले एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई बंदर या कोई ऐसा लाइन या चीता ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। सो इन इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर, इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर मतलब क्या हुआ कि जब आप सीधे तन के अगर आप खड़े रहते हैं, so there is little or no acceleration occurs except body undergoes a constant swaying motion called postural sway or sway envelope. Now what is this postural sway? So basically क्या होता है कि जब भी आप नॉर्मली खड़े रहते हैं ना, तो आप आगे या पीछे या साइड वेज ऐसा हिलते रहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, जिसको हम लोग कह देते हैं पोस्चरल स्वे। तो ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर भी हो सकता है या फिर लेफ्ट और राइट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है। ओके, सो दिस इज नोन एज पोस्चरल स्वे। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ स्वे इनवेलप फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल स्टैंडिंग विद अबाउट 4 इंचेस बिटवीन द फीट कैन बी एज लार्ज एज 12 डिग्री इन सजाइटल प्लेन एंड 16 डिग्री इन फ्रंटल प्लेन। क्या मतलब है इसका। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसके पांव के बीच का गैप अगर 4 इंच है, ठीक है, तो उसका अगर मैं नॉर्मल डिग्रीज में बात करूं कि पोस्चरल स्वे कितना होता है, तो देखिए यहां पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं। पहला तो है हमारा सजाइटल प्लेन, ठीक है, और दूसरा है हमारा फ्रंटल प्लेन। अब इसको थोड़ा सा, अब चूंकि मैंने एक्सिस और प्लेन के बारे में भी डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, इवन एग्जांपल देके, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। फिर भी एक छोटा सा हम लोग पॉइंट समझते हैं कि ये सजाइटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन होता क्या है। ठीक है। तो सजाइटल प्लेन का मतलब है कि वो बॉडी को डिवाइड करता है किसमें। तो देखो, ये मान लो एक बॉडी है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन का तो नाम से ही क्लियर है, ओके, कि वो फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगा। ठीक है, फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगा। लेकिन सजाइटल प्लेन में जो बॉडी है वो हमारा लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में। इसीलिए सजाइटल प्लेन में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग कह देते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो हमारा अलोंग विद सजाइटल प्लेन होता है, राइट। ठीक है। और जो फ्रंटल प्लेन है उसके अलोंग जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग कह देते हैं एबडक्शन या एडक्शन। ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लेक्शन को एज अ डायरेक्शन अगर देखा जाए, तो फ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होगा हमारा, एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है हमारा एक्सटेंशन का डायरेक्शन। इसीलिए जो सजाइटल प्लेन का जो मोशन है वो बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर ऐसा होता है। ठीक है। और वो कितने डिग्रीज तक जा सकता है, वो 12 डिग्रीज तक जा सकता है। सेम इसी तरह से फ्रंटल प्लेन पे जो मोशन होता है वो है हमारा मीडियल एंड लेटरल मोशन। ठीक है। और जो कि हमारा 16 डिग्रीज तक जा सकता है। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब इसको एक साथ मिलाया जाए। ओके, तो क्या है, इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर में बहुत ही कम एक्सेलरेशन होता है एक्सेप्ट बॉडी अंडरगोज अ कांस्टेंट स्विंग मोशन। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक
स्वेइंग मोशन होता है जिसको हम लोग पोस्चरल स्वे कहते हैं, ठीक है, या फिर स्वे इन्वेलप कहते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, नोन एज पोस्चरल स्वे और स्वे इन्वेलप, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंट क्या होगा, तो बेसिकली 12 डिग्री होता है सजाइटल प्लेन में, और सजाइटल प्लेन का मतलब क्या हो गया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर विच इज सेम एज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। और 16 डिग्री होता है फ्रंटल प्लेन में, यानी कि मीडियल और लेटरल या फिर एबडक्शन एडक्शन। तो ये तो हुआ हमारा पोस्चरल स्वे के बारे में। अभी देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मुझे ऐसा लगा कि मेंशन कर देना चाहिए, इसीलिए मैंने सिंथन ऑर्गन से यहाँ पे उठा करके लिखा भी है। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि जो हमारा स्वेइंग मोशन है, यानी कि वो एंटीरियर पोस्टीरियर और लेफ्ट राइट जो मोशन है, वो उससे जो इनर्शियल फोर्स जो हमारा बेसिकली निकल रहा है, जो डेवलप हो रहा है ऐसा कह लो, ठीक है, उसको हम लोग फोर्स एनालिसिस में कंसीडर नहीं करते हैं फॉर द स्टैटिक पोस्चर। लेट्स से एग्जांपल से समझो ऐसा कि एक आदमी खड़ा है, राइट, सो दैट मींस कि वो पोस्चर स्टैटिक है, ठीक है। तो जैसे ही वो खड़ा है तो स्वेइंग मोशन तो हो ही रहा है, उस स्वेइंग मोशन के कारण इनर्शियल फोर्सेस तो आएगा ही, जनरेट तो होगा ही, लेकिन उसको हम लोग फोर्स एनालिसिस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो कंसीडर फिर करेंगे कब, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं डायनेमिक पोस्चर वाले केसेस में, जैसे कि वही पर्सन अगर वो चलने लगे या दौड़ने लगे, ठीक है, या जॉगिंग करने लगे, तो उस वक्त, ठीक है, हम लोग इनर्शियल फोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, इसको बिल्कुल याद रखना कि स्वेइंग मोशन तो हमारा बेसिकली स्टैटिक पोस्चर में तो जनरेट होता ही है, लेकिन जब हम लोग फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो इनर्शियल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। वो तब कंसीडर करेंगे जब वो सेम ह्यूमन दौड़ेगा चलेगा, यानी कि वो डायनेमिक पोस्चर जब उसका होगा, तब हम लोग इनर्शियल फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट था, ओके। सो आई होप कि आपको जो इनर्शियल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बीच का रिलेशन आपको समझ आया हो, और ये जो सेंटर ऑफ मास और सजाइटल प्लेन और जो फ्रंटल प्लेन का थोड़ा सा जो ये जो पंगा है वो भी क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस के बारे में, जो कि थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, बट स्टिल नो इश्यूज इन दैट, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो आप अभी जाओ और सिंथेन ऑर्गन्स खोल करके बैठो, आप एक बार खुद से अंडरलाइन करो सारी चीजों को, खुद से समझने की कोशिश करो। ये वीडियो देख करके अगर आप दोबारा से पढ़ने के लिए जाओगे तो आई होप कि आपका 90% डाउट तो जरूर क्लियर हो जाएगा, राइट। बट अगर फिर भी डाउट अगर आपका बच रहा है तो आप मेरा व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टा पे, आप कहीं पे भी आकर के आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, शेयर दिस वीडियो अमंग योर बैचमेट्स, एंड आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच।